नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी को। और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। जो वादा किया था तो निभाना पड़ेगा। आज की इस खास चर्चा में बात होगी वादे की। देश में ऑपरेशन सिंदूर का गुणगान किया जा रहा है, जो करना भी चाहिए। जो सेना ने एक कदम ताल दिखाई, जल थल और वायुसेना ने जो पराक्रम दिखाया, जो शौर्य दिखाया, वो अभूतपूर्व था। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक ये वादे की बात कहां से आ गई, तो चलिए वो भी बता देते हैं। दरअसल सीआईआई के एक समारोह था और जहां पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे और वो कह रहे थे कि देखिए, हमने दुश्मनों का सबक सिखाया है और आगे भी सिखाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और हमारी सेना का जो शौर्य, जो पराक्रम और जो वीरता है, वो तो दुनिया ने देखी ही है। प्रधानमंत्री भी ताल ठोक रहे हैं बिहार की रैली में कि ऑपरेशन सिंदूर हमारे तरकश का सिर्फ एक तीर है। भारत की लड़ाई ना रुकी है, ना थमी है। आतंक का फन फिर उठेगा तो बिल से खींच कर कुछ लेंगे, चाहे वो सीमा पार हो या फिर कि सीमा के अंदर करारा जवाब देंगे। तो करारा जवाब तो दिया जाएगा, क्योंकि बहुत से सवाल भी उठ रहे हैं और इनके जवाब कब मिलेंगे इसका भी इंतजार है। लेकिन जब देश के रक्षा मंत्री ताल ठोक रहे थे तो उनके साथ मंच पर भारत के वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल एपी सिंह भी मौजूद थे और बिना लाग लपेट, स्पीकिंग लाइक अ ट्रू सोल्जर, फौजी किसी से नहीं डरता और सीधा दो टूक उन्होंने कुछ सवाल पूछ लिए कि सेना के शौर्य की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उस वादे का क्या जो आपने वायुसेना से किए थे, वो वादे कब पूरा करेंगे? और अगर वादे पूरे नहीं करने हैं तो वो वादा क्यों किया जाता है, करार क्यों जाते हैं? हमें जो लड़ाकू विमान मिलने थे वो मिलके क्यों नहीं दे रहे? देश में राफेल को लेकर तो सियासत अलग चल रही है, कितने गिरे कितने नहीं, और ये हर पार्टी के लिए है। सेना के शौर्य की गाथा राजनीति के लिए तो खूब कर ली जाती है, लेकिन सेना की जरूरत का क्या? क्या सेना को जिन विमानों की, जिन हथियारों की, जिन मिसाइलों की जरूरत है, क्या सरकार उन्हें पूरा कर पा रही है? ये सैन्य उपकरणों की खरीदी पर आखिर इतनी देरी सरकार क्यों कर रही है? ये तमाम तरह के सवाल जो हैं वो उठाए जा रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर जब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर किस तरीके से राजनीति की गई वो भी आप सबके सामने था। चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता क्यों ना हो, लगातार देखा गया कि खूब राजनीति हुई, लगातार इस पर बयानबाजी देखी गई। लेकिन जब राजनाथ सिंह एक कार्यक्रम में पहुंचते हैं, वहां पर वो तमाम तरह के बातें करते हैं, लेकिन उसी बीच देखिए किस तरीके से जो वायुसेना के प्रमुख थे कुछ सवाल जब पूछ लेते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि फौजी किसी से डरता नहीं है। और इसी के चलते स्पीकिंग लाइक अ ट्रू सोल्जर, सीधा दो टूक उन्होंने कुछ सवाल पूछ लिए कि सेना के शौर्य की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उस वादे का क्या जो आपने वायुसेना से किए थे, वो वादे आखिर कब पूरे करेंगे? और अगर वादे पूरे नहीं करने हैं तो वादा क्यों किया जाता है, करार क्यों किए जाते हैं? हमने जो लड़ाकू विमान मिलने थे वो मिले नहीं। देश में राफेल को लेकर अलग सियासत देखी गई, कितने गिरे कितने नहीं गिरे इसको लेकर खूब बयानबाजी देखी गई। और ये हर पार्टी के लिए कि सेना के शौर्य की गाथा राजनीति में खूब कर ली जाती है, खूब बयानबाजी कर ली जाती है, सेना के नाम पर अपनी राजनीति भी खूब चमकाई जाती है। लेकिन सेना की जरूरत की जब बात आती है उसके बाद किसी के पास शायद कोई जवाब नहीं रहता। क्या सेना को जिन विमानों की, जिन हथियारों की, जिन मिसाइलों की जरूरत है, क्या सरकार उन्हें पूरा कर पा रही है? और तमाम तरह के सवाल इस पर लगातार उठ रहे हैं। लेकिन जब वायुसेना प्रमुख ने खुद इस बात को रखा तब हर कोई दंग रह गया। शायद किसी के पास कोई जवाब नहीं था। आखिर इन सेना की जो दिक्कतें हैं, जो उनकी जरूरत है, वो कब पूरा होंगी? कब सरकार इसका समाधान निकालेगी? क्योंकि बड़ा सवाल कि आखिर सेना की जरूरत की जिम्मेदारी किसके पास है? जो सेना की जरूरत है उन्हें कौन पूरा करेगा? तो तमाम तरह के जो सवाल हैं वो इस पर खड़े होते नजर आ रहे हैं। शौर्य पर सवाल, और देखिए इस तरीके से सियासत में बवाल भी खूब देखने को मिल रहा है। तो वायुसेना के नाम पर, भारत की सेना के नाम पर खूब सियासत होती है, खूब बयानबाजी होती है। और आपको बताना चाहेंगे कि जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गाथा गारी जा रही थी, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, तभी भारत के वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल एपी सिंह भी वहां पर मौजूद थे और उन्होंने खूब सवाल उठाए। इसी के साथ आपको बता दें कि लगातार डिफेंस सिस्टम की खरीद और डिलीवरी में देरी क्यों हो रही है, ये सवाल उठाया गया। कि तेजस विमानों की डिलीवरी में आखिर क्यों
इतनी देरी की जा रही है, इस पर निराशा भी व्यक्त की गई। एक भी डिफेंस प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं किया जा रहा है। आखिर क्यों, क्या वजह है इसके पीछे की? साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करते समय यह भी पता होता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा नहीं होगा, ये सब बस एक फॉर्मेलिटी है। साथ ही ऐसे वादे क्यों करना जिन्हें पूरा ना किया जा सके? वायु शक्ति के बिना कोई मिशन पूरा नहीं हो सकता, ये भी कहा उन्होंने। इसी के साथ एक और बड़ी बात कह दी कि युद्ध तभी जीते जाते हैं जब हमारी जो सेनाएं हैं वो मजबूत हो, क्योंकि जब हमारे पास सेना ही मजबूत नहीं होगी तो हम कोई भी युद्ध, कोई भी वॉर जो है वो जीत ही नहीं सकेंगे। तो आखिर ये गुणगान किस बात का? जो सर्वप्रथम काम है वो भारतीय सेना को मजबूत करने का है। लेकिन देखिए, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन तो बड़े ही प्रेम के साथ किया जाता है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता। भारत की सेना से वादे तो बहुत से कर लिए जाते हैं, लेकिन वो वादे पूरे नहीं हो पाते। तो तमाम तरह के सवाल जो हैं उठाए जा रहे हैं और वायुसेना के प्रमुख एपी सिंह ने यह सवाल उठाए कि जो वादे सरकार पूरे नहीं कर पाती, आखिर उन वादों को क्यों किया जा रहा है उनके साथ में। तो आज इसी पर हम खास चर्चा करेंगे कि जिस तरीके से एक तरफ रक्षा मंत्री ताल ठोक रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर का महिमा मंडन किया जा रहा है, हर तरफ शौर्य की गाथा गाई जा रही है, लेकिन जब मंच पर उनके साथ भारत के वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मौजूद थे तो उन्होंने बिना लाग लपेट के, स्पीकिंग लाइक अ ट्रू सोल्जर, क्योंकि फौजी किसी से डरता नहीं है, लगातार उन्होंने सीधा टूक सवाल पूछा कि सेना शौर्य की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उन वादों का क्या जो आपने वायुसेना से किए थे। और आज इसी पर खास चर्चा करेंगे हम। हमारे साथ पैनल पर खास गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से विकास पांडे जी जुड़े हैं। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस से शशांक रंजन जी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है शशांक जी। साथ ही डिफेंस एक्सपर्ट विनोद दत्ता भी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विनोद जी आपके पास आएंगे। विनोद जी, देखा गया किस तरीके से वायुसेना प्रमुख ने तमाम तरह के सवाल उठाए कि आखिर जो वादे सरकार पूरे नहीं कर पाती है, जो सपने दिखाए जाते हैं, जब वो पूरा नहीं की जाती है तो आखिर ऐसे वादे क्यों उठाए जाते हैं? क्योंकि जिस सिस्टम की जरूरत है हमें, जिस डिफेंस सिस्टम की जरूरत है भारत को, भारतीय सेना को, वो नहीं है उनके पास में। आज भी ओल्ड जनरेशन के जो विमान है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। विनोद जी, आपने ठीक कहा, क्योंकि जिस तरह से सेना में हम अपना जो इक्विपमेंट प्रोफाइल है उसको बदस्तूर अगर हम अपग्रेड नहीं करेंगे तो भारत को इसका खामियाजाना भुगतना पड़ेगा। आज अगर ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल है या पूरा भारत इस पे गर्व कर रहा है तो वो इसलिए है क्योंकि हमारे पास जो इक्विपमेंट है वो स्टेट ऑफ द आर्ट है और जो हमारे साहसी जवान हैं उन्होंने इसको भरपूर इसका इस्तेमाल किया है और दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं। लेकिन इस बात को मैं एयर चीफ मार्शल अमनप्रीत जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि एसीएम एपी सिंह ने ये बिल्कुल साफ और वाजे कर दिया है। क्योंकि जब भी क्योंकि सरकार का ध्यान तभी इन चीजों के लिए आकर्षित होता है जब कोई इस तरह का तनाव रहता है या कोई मतलब इस तरह की एडवर्स कंडीशन भारत के बॉर्डर्स पे होती है। लेकिन ये एक बिल्कुल बदस्तूर प्रोग्राम होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से टेक्नोलॉजी ड्रिवन वॉरफेयर है और अभी पूरे विश्व ने देखा कि किस तरह से टेक्नोलॉजी हावी होती है दुश्मन के ऊपर, तो इसके लिए हमें पैसा खर्च करना पड़ेगा, इसके लिए हमें टाइमलाइंस को ऑनर करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जहां लोग मतलब उनका एक वर्क ऑडिट होना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब नासा में जब और दूसरे जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं लॉकहीड मार्टिन वगैरह, वहां इंडियन साइंटिस्ट काम कर सकते हैं, तो मैं कोई वजह नहीं समझता कि साहब तेजस जैसा इंजन हम भारत में नहीं बना सकते। आप देखिए, जब हम यंग ऑफिसर से तब कह रहे थे कि साहब तेजस इंडक्ट होगा। आज हम वी हैव हंग आवर बूट्स, हमने रिटायर हो गए, फिर भी वो तेजस की वो परफॉर्मेंस नहीं है जो एक पायलट चाहता है जी। या जो हमारे और इक्विपमेंट है उनकी वो परफॉर्मेंस नहीं है जो एक हमारा सैनिक या एक फील्ड कमांडर ये चाहता है। तो इनके लिए एक अब आप देखिए, रशिया में डिफेंस प्रोडक्शन बिल्कुल जो पुतिन साहब है वो खुद देखते हैं। अमेरिका में डिफेंस प्रोडक्शन खुद वहाँ का जो डिफेंस मिनिस्टर है वो देखते हैं। हमारे यहाँ जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन है वो मतलब कोई इतनी ग्लैमरस अपॉइंटमेंट नहीं है, यहाँ मिनिस्ट्री नहीं है।
तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एसीएम अमनप्रीत ने बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि जब तक सरकारें इस पर ध्यान नहीं देंगी तब क्योंकि आज इस पे अगर हर आदमी छाती ठोक रहा है तो उसपे हमारे सैनिकों की का बलिदान है, हमारे सैनिकों का डेडिकेशन है। लेकिन सरकार का भी ये दायित्व बनता है कि वो डिफेंस प्रोडक्शन को बदस्तूर या जो टाइमलाइंस हैं उनमें करे और उनको अपग्रेड करे। मिग 29 में देखिए आप 550 से ज्यादा हमारे पायलट्स को हमने खोया है। तो जो सन 60 में जो इक्विपमेंट आया था, जो वो था, उसको आप आज के युद्ध में इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल विनोद जी, ठीक है। विकास जी, जिस तरीके से वायुसेना प्रमुख केपी सिंह का ये बहुत बड़ी उन्होंने बात करी, क्योंकि कहते हैं कि वो फौजी किसी से डरता नहीं है, स्पीकिंग लाइक अ ट्रू सोल्जर। और उन्होंने जब ये कहा, कमियां गिनाई कि आखिर ये जो वादे सरकार करती है जब उनको पूरा करने का दम नहीं रखती है तो ये वादे क्यों किए जाते हैं देश की सेना से। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर खूब बयानबाजी हो रही है, खूब महिमा मंडल किया जा रहा है, गुणगान किया जा रहा है, वैश्विक स्तर पर भी संदेश देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद आखिर जो वादे हैं वो सरकार क्यों नहीं पूरा कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया जी, पहले तो आपका जी। दो तीन चीजें हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो एयर चीफ मार्शल जी ने अपनी बात रखी है वो निश्चित तौर पर देश की सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, देश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उनका एक व्यापक दृष्टिकोण। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिस तरीके से 2007 में तत्कालिक वायुसेना अध्यक्ष ने, जो हमारी एयरफोर्स है, उसने एक रिक्वेस्ट ऑर्डर तत्कालिक यूपीए सरकार को दिया था 2007 में, जिसके अंतर्गत 2008 में हमने टेंडर जारी किया 126 लड़ाकू विमानों को खरीदने के, और 2008 से लेकर के 2014 तक ये प्रक्रियाधीन रहा। आप देखिए कितना लंबा समय था जो केवल और केवल प्रक्रियाधीन था, केवल प्रक्रिया में ही वो समय निकलता चला गया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई और आने के बाद हमने व्यापक रूप से उस समझौते को आगे बढ़ाया, जिसका परिणाम ये हुआ कि 2019-20 में हमें पहली राफेल की खेप हासिल हुई और उसके बाद आज देश में 26 से ज्यादा राफेल देश की एयरफोर्स के पास उपलब्ध है और जल्द से जल्द बाकी के जो राफेल की डील है वो भी हम पूरी करेंगे। मुझे लगता है कि बहुत से कारण होते हैं, कहीं ना कहीं इन सारी जो वैश्विक परिस्थितियां होती हैं। अभी कोरोना की महामारी में भी एक बार रिक्वेस्ट की गई थी तो कंपनी डसल्ट की तरफ से जवाब आया था, और ये व्यवहारिक दृष्टिकोण भी है कहीं ना कहीं प्रिया जी, कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में कामकाज ठप हुआ और तमाम सी चीजें दिक्कत और डिस्टरबेंस पैदा हुआ, वैश्विक स्तर पर एक समस्या पैदा हुई। लेकिन उसके बाद भी देखिए कि तमाम ऐसी चीजें, ये देश आज से 10 साल 11 साल पहले इस देश का रक्षा निर्यात 300-400 करोड़ हुआ करता था, आज वो रक्षा निर्यात 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। आप देखिए हम अपने सैनिकों के लिए वस्त्र तक बाहर से आयात करते थे, वो भी भारत में बनाना संभव नहीं हो पाया था आजादी के इतने समय बाद तक। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, हमने उस पर बहुत व्यापक तरीके से काम किया। धनुष आर्टिलरी गन सिस्टम जो आज भारत में मेक इन इंडिया के तहत बन रहा है, ATGS सिस्टम जो आर्टिलरी गन सिस्टम है वो भारत में आज बन रहा है। अर्जुन युद्धक टैंक, उसको 100% मेक इन इंडिया के तहत भारत में डिजाइन किया जा रहा है। और तेजस बहुत हमारा बहुप्रतीक्षित पुराना विमान है, उसको हम 5वीं पीढ़ी के विमान में परिवर्तित करते हुए उसका जो कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है वो भी भारत में HAL के सौजन्य से, इसरो के DRDO के सौजन्य से हम उसका इंजन विकसित कर रहे हैं भारत के अंदर। ये बड़ी बात है। मुझे लगता है कि इन सबके परिणाम आने में कुछ वक्त अवश्य लग रहा है, लेकिन भारत की ये तैयारियां ही इस ओर इशारा कर रही हैं प्रिया जी, कि हमने भविष्य की तैयारी वर्तमान में और भूतकाल में इतनी जबरदस्त रूप से कर रखी है कि जैसे जैसे समय पास आएगा आपको वो चीजें दिखेंगी प्रिया जी। ठीक है शशांक जी, किस तरीके से देख रहे हैं आप इन बयानों को जो उठाए जा रहे हैं कि आखिर वायुसेना के चीफ जिस तरीके से कहते नजर आए कि जो वादे सरकार करती है वो पूरे नहीं कर पा रही। शशांक जी।
आपको भी नमस्कार। मैं बताना चाहूंगा कि अगर सेना की तरफ से इस प्रकार की बातें हो रही है कि सरकार के द्वारा किए जा रहे वायदे पूरे नहीं हो रहे हैं, तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और इस वक्त हमारा राष्ट्र एक ऐसे वातावरण से गुजर रही है जहां पर राजनीति करना उचित नहीं है। राष्ट्र की अस्मिता को बचाए रखने के लिए सभी प्रकार के लोगों को एक मंच पर आने की आवश्यकता है। अगर सेना को किसी चीज की आवश्यकता है तो सदन में इस पर चर्चा करते हुए सेना की इन आवश्यकताओं पर विशेष रूप से ध्यान देने की पर विचार किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर सेना मजबूत होती है, सेना का हाथ मजबूत होता है, हमारा सेना सभी प्रकार के आधुनिक और अत्याधुनिक हथियारों से लैस होता है, तो हम दुश्मनों से अपने आप को अधिक से अधिक सुरक्षित रख पाने में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। यह पाकिस्तान क्या चीज है, हम दुनिया के सबसे ताकतवर देशों से टक्कर लेने की क्षमता बना पाएंगे अगर सरकार और विपक्ष एक मंच पर आकर इन मुद्दों पर चर्चा करते हुए सेना की जरूरतों को पूरी करें। इस वक्त अगर सेना की तरफ से ऐसी आवाज उठाई जा रही है तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि इन मांगों पर ध्यान देते हुए सदन में चर्चा करवाई जाए, आम सहमति बनाई जाए और सेना को विशेष पैकेज देने की आवश्यकता है जिससे कि सेना पूर्ण रूप से संपन्न और संसाधन युक्त हो सके। ठीक है शशांक जी, ये सेना का ये जो दर्द है वो आज ही नहीं छलक रहा है, उससे पहले भी देखा गया कि जो जरूरती सामान है वो नहीं मिल पाते हैं, चाहे वो विमानों के जरिए बात की जाती हो, चाहे वो हथियारों की बात की जाती हो, चाहे वो कोई भी बात हो। कांग्रेस पार्टी की बात कर लेते हैं, जब कांग्रेस सत्ता में थी, लंबे समय तक सत्ता में थी, तब क्या जो जरूरत का सामान था वो मिल पा रहा था? क्योंकि आज बयानबाजी तो खूब की जा रही है और जब बात सेना की आती है तब किसी पार्टी को जोड़कर इससे नहीं देखा जाता है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय एक प्लास्टिक का खिलौना लेकर उसे राफेल बता रहे हैं, तो ये मत कहिए कि किस सरकार में क्या है, क्योंकि जब आप भी सत्ता में थे, जब आपकी सरकार सत्ता में थी, तब कौन से काम कर दिए गए सेना के लिए? कांग्रेस की सरकार, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ कांग्रेस ने नहीं किया या भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। कांग्रेस की जब सरकार थी तो तब की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बनी हुई मिराज हमारे सेना के पास था। आज अगर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो आज की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की हथियार लड़ाकू विमान हमारे पास है। वो जो है किस सरकार ने सेना के लिए क्या नहीं किया, जो संभव हुआ सभी सरकारों ने किया। किसी सरकार के ऊपर दोषारोपण किया जाना उचित नहीं है। सेना को लेकर अगर राजनीति किया जाता है तो यह राष्ट्र हित में नहीं है और हम इस प्रकार से सेना की बातों को करेंगे कि सेना इस प्रकार से कर रही है तो हमारे दुश्मन तक गलत संदेश जा सकता है, हमारे दुश्मन हमें कमजोर और हमारे ऊपर जो है अनैतिक कृत्य हो सकते हैं, हमारे दुश्मनों की मंशा जो है फलीभूत हो सकती है। इसलिए सेना की समस्याओं को सरकार और विपक्ष अगर एकजुट होकर सदन में चर्चा करते हुए सभी प्रकार से निपटाने का प्रयास करे तो हमारा देश सशक्त हो सकता है और है भी, हमारा देश सशक्त है। आज से नहीं, आदिकाल से हमारा भारतवर्ष स्वर्णिम और सशक्त है। ठीक है विनोद जी, इसी के साथ ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से एपी सिंह जी ने यह भी कहा कि युद्ध तब जीते जाते हैं जब हमारी सेना मजबूत हो। आज देखा जा रहा है कैसे, अगर वायुसेना की बात कर ली जाए, आज भी जो ओल्ड जनरेशन के विमान है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं और अक्सर हादसे जो हैं इसके पीछे की जब वजह सामने आती है तब कहीं ना कहीं ये भी एक मेन वजह देखने को मिलती है जो उनका पिछड़ीगढ़ है। क्योंकि अगर भारत के अलावा अगर बात कर ली जाए विदेशों की तो देखे जा रहे हैं वहां पर 6 जनरेशन 7 जनरेशन के जो एयरक्राफ्ट हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। भारत काफी पीछे है इसमें। तो तमाम तरह के सवाल जिस तरीके से उठाए जा रहे हैं और साथ में ये भी कहा कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट और डील साइन कर रहे होते हैं हमें ये बहुत अच्छे से पता होता है कि ये पूरा नहीं होने वाला है, जस्ट लाइक अ फॉर्मेलिटी। एक फॉर्मेलिटी के चक्कर में हम साइन तो कर रहे होते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, लेकिन पता है ये पूरे नहीं होंगे कॉन्ट्रैक्ट। तो इसको लेकर बेहद ही दुख उन्होंने व्यक्त किया है। विनोद जी, देखिए बिल्कुल ठीक कहा है और एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत पहले ऐसे फील्ड कमांडर नहीं है जिन्होंने ये अपने विचार व्यक्त किए हैं। हम लोग भी जब फ्रंट पे रहते थे या फील्ड में रहते थे तो कई चीजों की कमी होती है। आपको याद होगा कारगिल युद्ध में
जनरल वीपी मलिक साहब का वो स्टेटमेंट, जब वो सेनाध्यक्ष थे, क्योंकि मैं कारगिल युद्ध का हिस्सा था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि वी विल फाइट विद व्हाटएवर वी हैव, क्योंकि हमारे पास जो है हम उससे लड़ेंगे। क्योंकि भारतीय सेना की सिखलाई इस तरह दी जाती है कि हमारे यहाँ सबसे पहले पलटन का नाम, ठीक है, फिर देश का नाम, ये सब चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। लेकिन हाँ, आप अगर सेना को अच्छी तरह से इक्विप करेंगे, उसको देखिए, आज भारतीय सेना का काम जो है वो आंतरिक सुरक्षा भी है, जो सीएपीएफ का काम है या पुलिस का काम है, आपदा प्रबंधन जो स्टेट फोर्सेस का काम है वो भी भारतीय सेना पे आ रखा है। और कई बार बड़ा दुख होता है कि जब सैनिकों की पेंशन के ऊपर बात चलती है या अग्निवीरों की बात चलती है, आप ये देखिए जिस तरह से अग्निवीर स्कीम लाई गई है, सेना के जितने सीनियर ऑफिसर्स हैं वो इसके बहुत ज्यादा फेवर में नहीं है, क्योंकि हमारी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और डेडिकेटेड आर्मी है, क्योंकि हमारी सेना का जो रीढ़ की हड्डी है वो हमारा बहादुर सैनिक है और हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप है। आज सीडीएस अनिल चौहान देखिए, एक बहुत ही कुशल मतलब जनरल्स में उनकी गिनती होती है, मेरे क्लास फेलो हैं, मैंने उनको बचपन से 55 तक देखा है। तो ये कहने का मेरा मतलब है कि अगर आप अपनी आर्मी को सुदृढ़ करेंगे, उसको वेल इक्विप करेंगे, और टाइमलाइंस देखिए, डिफेंस एक ऐसा महकमा है, एक सेक्टर है, हमारे यहाँ ये चीज सिखाई जाती है कि साहब उसमें 30 सेकंड की भी कोई डिले नहीं हो सकती, बिल्कुल 1 मिनट का कोई डिले नहीं हो सकता। तो ये बाकी ऑर्गेनाइजेशंस की तरह नहीं है कि हाँ साहब आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं, बोलो साहब आ जाएंगे, अभी खाना खा रहे हैं साहब। हमारे यहाँ मिनट टू मिनट, आपने खुद ही देखा है ऑपरेशन सिंदूर में, पूरे भारत ने और विश्व ने देखा कि किस तरह से मतलब 26 मिनट में 26 जो हमारे लोग शहीद हुए थे उनका बदला लिया गया। तो इतना प्रिसीशन दुश्मन के एरिया में, इतनी ट्रेनिंग वो लाजमी है, और उसके लिए एक सैनिक को अपने इक्विपमेंट पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब आप ये देखिए कि एम का हम 2036 तक कह रहे हैं कि साहब वो आएगा, 2036 तक जब तक आएगा तब तक लोग 7th जनरेशन की बात कर रहे होंगे। बिल्कुल। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, अब जैसे इंसास राइफल बनाई थी हम, तो वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं थी, आज हम फिर वही AK-47 या ऐसी चीजों पे ही हम विश्वास कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मद्देनजर हमें ये ध्यान देना होगा कि हम कैसे अपनी सेना को वेल इक्विप करते हैं, क्योंकि सेना एक ऐसा हथियार है हमारी आर्मरी में जो हर जगह इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे वो एड टू सिविल अथॉरिटीज हो, चाहे वो मतलब बॉर्डर के पार अगर कोई लड़ाई लड़नी हो। जी बिल्कुल विनोद जी, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाता है जब वॉर जैसी स्थिति होती है तब सेना से बहुत उम्मीद लगा ली जाती है। ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा गया, अगर उम्मीद की बात की जाए, सबकी निगाहें, सबकी उम्मीद सिर्फ और सिर्फ भारत की सेना से थी। लेकिन जब सेना के पास ही वो इक्विपमेंट्स नहीं होंगे जो उन्हें चाहिए, वो विमान उनके पास नहीं होंगे, जो हथियार चाहिए वो उनके पास नहीं होंगे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा निराशाजनक हो जाता है सबके लिए। विनोद जी। हाँ देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए आज अगर पूरा भारत मतलब हुंकार भर रहा है तो वो हमारे सैनिकों के मतलब साहस और बलिदान के ऊपर है। बिल्कुल। दूसरी आप देखिए, सन 71 की जब लड़ाई हुई थी तो इंदिरा जी ने एक निर्णायक लड़ाई लड़ी थी, लेकिन हाँ पॉलिटिकल माइलेज तो उन्होंने भी गेन की थी उससे। तो मेरा कहने का मतलब है कि भारतीय सेना ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। आप पड़ोसी देश को देखिए, पाकिस्तान को, वहां प्राइम मिनिस्टर वगैरह की कोई नहीं सुनता। शहबाज शरीफ को असीम मुनीर ने आदेश दिया कि मुझे फील्ड मार्शल बनाया जाए, और उनके पास कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि अगर वो असीम मुनीर की नहीं सुनते तो इमरान खान के बगल में पड़े होते, वो भी किसी कोठरी में। तो वहां हर चीज सेना डिसाइड करती है, और हमारे यहाँ सेना एपॉलिटिकल है। जो पार्टी पावर में होती है, जो सरकारी आदेश होते हैं उनका पालन किया जाता है। लेकिन सेना में ये चीज हर सरकार को बताई जाती है, चाहे सरकार पार्टी ए की हो या बी की हो, उनको सब बताया जाता है कि साहब हमारा प्रिपेयर्डनेस लेवल इतना है, हमारे पास गोला बारूद इतने दिन का है, हमारे पास ये इक्विपमेंट है, हमारे पास इस इक्विपमेंट को बदली करना चाहिए। लेकिन कई बार इस तरह से दरकिनार करा दिया जाता है। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जॉर्ज फर्नांडिस साहब एक बार सियाचिन में गए थे, और वहां जब उन्होंने कहा, जब जवानों को पीठ पे सामान ढोते हुए देखा, तो उन्होंने कहा वो स्नो स्कूटर्स कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा कि साहब, ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर साहब ने कहा वहां के साहब कौन से स्नो स्कूटर, यहाँ तो कुछ नहीं आया। तो उसने कहा मैंने तो 1 साल पहले सैंक्शन कर दिए थे।
वो दिल्ली आए, उन्होंने डिफेंस सेक्रेटरी को आदेश दिया कि जितने आईएएस ऑफिसर इनमें इन्वॉल्व थे या जितने भी बाबू इसमें इन्वॉल्व थे, इन सबको एक हवाई जहाज में बैठा के सियाचिन की सैर कराई जाए जी। और तब उन्हें पता लगेगा कि भाई किन विषम स्थितियों में एक सैनिक काम करता है। तो इस तरह की जो किसी प्रोजेक्ट में डिले करना, किसी चीज को अड़ंगा लगाना, ये एक लाल फीताशाही एक हमारा सेकंड नेचर बनता जा रहा है। केवल सैनिक का देखिए, वो कहते हैं ना कि जब भी कोई इस तरह की लड़ाई या ऐसी सिचुएशन होती है तब सैनिक की याद आती है। लेकिन भाई आप सैनिक की सराहना कर रहे हैं लेकिन उसका साथ भी दें। सैनिक को गर्व होना चाहिए कि साहब आज जिसके लिए मैंने प्राणों की आहुति दी है वो एक डिजर्विंग नेशन के लिए मैंने दी है। वहां के जो बाशिंदे हैं वो मेरी फैमिली के साथ खड़े रहेंगे। ये नहीं कि साहब मेरी जो वीर नारी है वो दर पर दर ठोकरें खाती रहेगी, मेरे बच्चे बिल्कुल यतीम हो जाएंगे। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि हमारी पलटनें जो हैं, हमारी रेजिमेंट्स जो है वो एक फैमिली की तरह है, वो उनकी देखभाल करती है। लेकिन ये पूरे समाज से, पूरे मुशायरे से, अपना पूरे माशरे से ये सब चीजें आनी चाहिए। ठीक है विनोद जी, चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से विकास पांडे जी जुड़े हुए थे, साथ ही कांग्रेस से शशांक रंजन और डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ विनोद दत्ता जी इस खास चर्चा में जुड़े हुए थे। तो देखा गया कि किस तरीके से एक तरफ शौर्य की गाथा गाई जा रही है, सेना के शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जब भारत के वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल एपी सिंह जब कार्यक्रम में मौजूद नजर आए, उन्होंने बिना लाग लपेट के स्पीकिंग लाइक अ ट्रू सोल्जर, क्योंकि फौजी किसी से डरता नहीं, और उन्होंने सीधा दो टूक कुछ सवाल पूछ लिए कि सेना के शौर्य की बात तो कर रहे हैं लेकिन उस वादे का क्या जो आपने वायुसेना से किए थे। तो साफ तौर पर सरकार वादे तमाम करती है, वायुसेना को लेकर तमाम तरह के जिक्र करती है, लेकिन उन वादों को पूरा करने में आज भी जो सरकार है वो फेल साबित हो रही है। और आज इसी पर खास चर्चा हुई। हम फिर हाजिर हुए एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।